हेलो बच्चों। तो भाई कैसे हो आप सभी? आई होप सारे बच्चे एकदम अच्छे होंगे, एकदम बढ़िया होंगे और एकदम मस्त होंगे। तो भाई क्या हाल चाल है? तो आप सबका बहुत बहुत स्वागत है बेटा आपके डाउटनेट नीव नाइन्थ के इस चैनल पर, जहां पर बच्चों हम आज से शुरू करने वाले हैं आप लोगों का क्लास नाइन्थ का बिल्कुल नया चैप्टर और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर। ठीक है। तो तुम्हें पता है कि ऐसे जनरली आपकी क्लास होती नहीं है जिसमें मैं तुम्हें बैठ के पढ़ा रहा हूँ। जनरली हम खड़े होकर ही पढ़ते हैं, लेकिन थोड़ा सा अभी ऑफिस वगैरह शिफ्ट वगैरह का काम चल रहा है, तो इसकी वजह से क्लासेस तुम्हें ऐसी देखने को मिलेंगी कुछ दिन सभी टीचर्स की। ठीक है। बाकी कुछ दिन बाद सारी चीज़ें नॉर्मल हो जाएंगी, तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आज की जो हमारी ये क्लास होने वाली है, इसमें हम एक ऐसी चीज़ के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम कहते हैं तीन भुजाओं से घिरी आकृति, या फिर सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज, या फिर ऐसा बहुभुज जिसमें तीन भुजाएं होती हैं। ठीक है। तो कौन सा चैप्टर है ये? चैप्टर का नाम क्या है बच्चों? इस चैप्टर के बारे में तुमने क्लास एट्थ क्लास सेवेंथ में भी पढ़ा है। ठीक है। क्या है चैप्टर का नाम? चैप्टर का नाम है बच्चों त्रिभुज। त्रिभुज बोले तो ट्राइंगल। ठीक है। तो हमारा जो क्लास नाइन्थ का चैप्टर नंबर 7 है, ट्रायंगल यानी कि त्रिभुज, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं हमारी आज की इस क्लास में। तो सब तैयार हो जाओ। बेहतरीन चैप्टर है, बिल्कुल बेसिक से पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम देखेंगे कि त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज के प्रकार क्या होते हैं। उसके बाद इस पूरे चैप्टर में हमें पढ़ना है सर्वांग समता के बारे में। त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में, त्रिभुज की सर्वांग समता के गुण, त्रिभुज की सर्वांग समता की कसौटियाँ, त्रिभुज की सर्वांग समता के कुछ और गुण। मतलब हमें यहाँ पर पूरे चैप्टर में त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में ही पढ़ना है। ठीक है। अब इन सर्वांग समता के बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करेंगे? इन सर्वांग समता के बारे में पढ़ने के लिए ही हमें पहले सर्वांग समता जानना जरूरी है, क्योंकि त्रिभुज को तो हम जानते हैं ना कि त्रिभुज क्या होता है, हम जानते हैं त्रिभुज के बारे में त्रिभुज क्या होता है। लेकिन अब हम जानेंगे कि सर्वांग समता क्या होती है, और तब हम पढ़ेंगे त्रिभुज की सर्वांग समता के बारे में। तो गेट रेडी और तैयार हो जाओ बच्चों, शुरू करते हैं बिना किसी देरी के। चलिए भाई। तो चैप्टर का नाम है अपना त्रिभुज, जिसमें हम आज बात करेंगे त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में। ठीक है। तो चलिए भाई फिर शुरू करते हैं हमारा। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि त्रिभुज क्या होता है। हम लोग बहुत अच्छे से जानते हैं वो आकृति जिसमें तीन भुजाएं होती हैं, या फिर तीन भुजाओं से घिरी हुई आकृति को हम त्रिभुज कहते हैं। इसके अलावा और क्या? एक ऐसा बहुभुज जिसमें हमारी तीन भुजाएं होती हैं, वो हमारा क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। या फिर सबसे कम भुजाओं वाला बहुभुज हमारा त्रिभुज कहलाता है। तो इन सारी चीज़ों को हम बहुत अच्छे से जानते हैं। तुमने देखा होगा ये वाला जो साइन है ये क्या है भैया? ये एक ट्रायंगल है, इसमें तीन भुजाएं हैं। तुमने हनी सिंह को ये साइन बनाते हुए देखा होगा। लेकिन यहाँ पर हम उसी त्रिभुज के बारे में बात करेंगे। ठीक है। तो अब त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या होता है? त्रिभुज में हमारे पास क्या क्या होता है भाई? त्रिभुज में हमारे पास तीन भुजाएं होती हैं, त्रिभुज में हमारे पास तीन कोण होते हैं, और एक त्रिभुज में हमारे पास तीन शीर्ष होते हैं। तो मान लो आपने एक त्रिभुज बनाया जो कि कुछ इस तरीके का है। ठीक है। तो इसमें तीन भुजाएं हैं। मान लो ये त्रिभुज है तुम्हारा एक्स वाई जेड। ठीक है। और इस त्रिभुज में बच्चों हमारी तीन भुजा हैं। सबसे पहली एक्स वाई भुजा, दूसरी वाई जेड भुजा, और तीसरी जेड एक्स भुजा। तो यहाँ पर हमारी तीन भुजाएं हैं। और वहीं अगर हम बात करें इन तीन भुजाओं के अलावा, यहाँ पर हमारे तीन कोण हैं, एक्स वाई और हमारा जेड। ठीक है। ये तीन कोण हैं। इसके अलावा तुम देखोगे यहाँ पर हमारे तीन शीर्ष भी हैं, शीर्ष एक्स, शीर्ष वाई और शीर्ष जेड। तो कुल मिलाकर ये हमारा क्या बन गया? एक त्रिभुज बन गया। सॉरी बच्चों। तो मैंने आपको क्या बताया? त्रिभुज में क्या होता है? तीन भुजाएं होती हैं, तीन कोण होते हैं, तीन शीर्ष होते हैं। ठीक है। और अब हमने त्रिभुज के बारे में तो बात कर ली, जरा त्रिभुज के प्रकार भी देख लेते हैं कौन कौन से प्रकार होते हैं हमारे पास। तो त्रिभुज के हमारे पास कुल मिलाकर त्रिभुज को दो प्रकार से बांटा गया। त्रिभुज को बच्चों कुल मिलाकर दो प्रकार से बांटा गया है। कौन कौन से प्रकार है? ये है हमारे, सबसे पहला प्रकार है भुजाओं के आधार पर। सबसे पहला आधार है भुजाओं के आधार पर। और हमारा दूसरा प्रकार है कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। बात करते हैं भुजाओं के आधार पर और कोणों के आधार पर। तो ये दो प्रकार से हमारे त्रिभुज बांटे गए हैं। इसमें तीन तीन त्रिभुज होते हैं।
तीन तीन प्रकार के त्रिभुज आते हैं। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम भुजाओं के आधार पर हमारे जो तीन प्रकार के त्रिभुज हैं वो कौन कौन से हैं, है ना। तो भुजाओं के आधार पर हम बात करें तो सबसे पहले आता है हमारा विषम बाहु त्रिभुज। तो एक ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजाएं अलग अलग माप की हों, यानी कि तीनों भुजाएं असमान हों, वो हमारा विषम बाहु त्रिभुज कहलाता है। पढ़ चुके हैं हम इसके बारे में बहुत अच्छे से। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि मैं यहाँ पर एक त्रिभुज बनाता हूँ, ठीक है। इसकी ये भुजा मान लो है 2 सेंटीमीटर, ठीक। ये भुजा है हमारी 4 सेंटीमीटर और ये भुजा है हमारी 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया बच्चों, ये एक ऐसा त्रिभुज हो गया इसकी चारों भुजाएं अलग अलग है। तो ये क्या है, ये हमारा विषम बाहु त्रिभुज है। अब विषम बाहु त्रिभुज के बाद भुजाओं के आधार पर दूसरा त्रिभुज होता है हमारा समद्विबाहु त्रिभुज। तो समद्विबाहु त्रिभुज इसके नाम से समझ में आ रहा है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब दो और बाहु का मतलब भुजा। तो समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। समान दो भुजाओं वाला त्रिभुज हमारा समद्विबाहु त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। तो भैया एक ऐसा त्रिभुज जिसमें दो भुजाएं बराबर होती हैं वो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। फॉर एग्जाम्पल अगर मान लो ये त्रिभुज हमारा एक्स वाई जेड और इस त्रिभुज में ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है, ये भुजा हमारी 3 सेंटीमीटर है और ये भुजा हमारी 4 सेंटीमीटर है। तो ये क्या हो गया, क्योंकि यहाँ पर हमारी दो भुजाएं बराबर हैं एक्स वाई और एक्स जेड, तो ये एक हमारा सम द्विबाहु त्रिभुज हो गया। अब तीसरे प्रकार का जो त्रिभुज आता है भुजाओं के आधार पर वो है हमारा समबाहु त्रिभुज, ठीक है। तो सम मतलब समान, बाहु मतलब भुजा। तो समबाहु त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं। एक ऐसा त्रिभुज जिसकी सभी भुजाएं बराबर लंबाई की होती हैं आपका समबाहु त्रिभुज होता है। जैसे कि ये हो गया आपका मान लो त्रिभुज ए बी सी, इसमें ए बी 1 सेंटीमीटर है, बी सी 1 सेंटीमीटर है और सी ए 1 सेंटीमीटर है। तो इस त्रिभुज की तीनों भुजाएं आपस में बराबर हैं, इसलिए ये हमारा एक समबाहु त्रिभुज बन गया, ठीक है। तो सबसे पहला भुजाओं के आधार पर जो त्रिभुज होते हैं वो आपके सामने है, मैंने आपको तीनों समझा दिए हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों त्रिभुजों का दूसरा प्रकार जो कि है कोणों के आधार पर। तो कोणों के आधार पर अगर हम बात करें तो कोणों के आधार पर हमारे पास कुल मिलाकर कितने प्रकार के, यहाँ पर भी बच्चों हमारे पास 3 प्रकार के त्रिभुज होते हैं। सबसे पहला कौन सा, न्यून कोण त्रिभुज। तो न्यून कोण त्रिभुज एक ऐसा त्रिभुज होता है जिसके तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री हो, मतलब सॉरी 90 डिग्री से छोटे हों, यानी कि न्यून कोण हो। एक ऐसा त्रिभुज जिसके तीनों के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे होते हैं वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो ये हो गया त्रिभुज ए बी सी और इसमें हमारा कोण ए मान लो हो जाए 60 डिग्री, ये 40 डिग्री और ये हो गया 80 डिग्री। तो ये क्या है भैया, इस त्रिभुज के चारों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि चारों कोण हमारे न्यून कोण है। तो ये सॉरी इस त्रिभुज के तीनों कोण 90 डिग्री से छोटे हैं, यानी कि तीनों के तीनों कोण हमारे क्या हैं, न्यून कोण त्रिभुज हैं। तो ये क्या बन गया, एक ये बन गया हमारा एक न्यून कोण त्रिभुज, सिंपल सी चीज है। दूसरा हमारे पास आता है अधिक कोण त्रिभुज। अब अधिक कोण त्रिभुज क्या होता है, अधिक कोण त्रिभुज वो होता है जिनमें एक त्रिभुज का एक कोण, ठीक है। मान लो ये कोण हो गया तुम्हारा 100 डिग्री, ये कोण हो गया तुम्हारा 50 डिग्री का और ये कोण हो गया तुम्हारा 30 डिग्री का। तो बेटा इस त्रिभुज में एक कोण 90 डिग्री से बड़ा है, ठीक है। तो यानी कि एक त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री से बड़ा होता है वो हमारा न्यून कोण त्रिभुज, हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। मतलब कि एक त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण अधिक कोण हो, यानी कि 90 डिग्री से बड़ा और 180 डिग्री से छोटा हो, वो हमारा अधिक कोण त्रिभुज कहलाता है। इसके बाद तीसरा त्रिभुज आता है वो है समकोण त्रिभुज, ठीक है। समकोण त्रिभुज क्या होता है भैया, एक ऐसा त्रिभुज जिसमें एक कोण 90 डिग्री हो, यानी कि एक कोण हमारा समकोण हो, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है, ठीक है। एक ऐसा त्रिभुज जिसमें कोई एक कोण हमारा समकोण हो यानी कि 90 डिग्री हो, वो हमारा समकोण त्रिभुज कहलाता है। तो कुल मिलाकर कोणों का जो प्रकार है उसमें हमने कुल मिलाकर 6 प्रकार के कोण पढ़े।
तीन भुजाओं के आधार पर, तीन कोणों के आधार पर। भुजाओं के आधार पर हमारे पास विषम बाहु, समद्विबाहु, समबाहु त्रिभुज है, और कोणों के आधार पर हमारे पास तीन प्रकार के त्रिभुज, न्यून कोण, अधिक कोण और समकोण त्रिभुज है। ठीक है बेटा, इतना सबको क्लियर हो गया? किसी को इसमें कोई दिक्कत है? जल्दी से बताओ, किसी भी बच्चे को इसमें कोई दिक्कत है क्या? सबको समझ में आ गया इतना? तो अब सीधा हम चलते हैं हमारा आगे की तरफ। ठीक है, तो हमने अब त्रिभुजों के बारे में पढ़ लिया, ठीक, त्रिभुजों के प्रकारों के बारे में पढ़ लिया। अब हमें इस पूरे चैप्टर में क्या पढ़ना था? मैंने तुम्हें बोला कि हमें इस पूरे चैप्टर में त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। किसके बारे में पढ़ना है? त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ना है। तो अब त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने के लिए हम क्या करते हैं बच्चों? हमारा हम अपना सबसे पहले जानेंगे कि सर्वांग सम आकृतियां होती क्या हैं। त्रिभुजों की सर्वांग समता के बारे में पढ़ने से पहले हमें यह जानना जरूरी है कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं। ठीक है, जब हमें ये क्लियर हो जाएगा कि सर्वांग सम आकृतियां क्या होती हैं, तब हमें समझ में आएगा कि त्रिभुजों की सर्वांग समता क्या होती है। तो सबसे पहले बात करते हैं सर्वांग सम आकृतियों की। तो क्या होती हैं भाई सर्वांग सम आकृतियां? तुम्हारे सामने दो सिक्के तुम्हें दिख रहे हैं ऊपर, 5-5 रुपए वाले। ठीक है, अब ये दोनों सिक्के दिखने में भी एक जैसे हैं, इनकी माप भी एक जैसी है, तो ये आपस में क्या कहलाते हैं? सर्वांग सम। तुम पार्ले जी का एक बिस्किट का पैकेट खरीद के लाए और उसमें तुमने देखा दो बिस्किट निकाले और तुमने देखे कि वो दोनों बिस्किट दिखने में भी एक जैसे हैं और उनकी माप भी एक जैसी है, तो वो क्या हो गए? वो हमारे सर्वांग सम हो गए। ठीक है, तो ऐसी कोई भी वस्तु जो कि दिखने में भी अपनी समान हो, यानी कि एक जैसी हो, और उनकी माप भी एक जैसी हो, वो तुम्हारे क्या कहलाते हैं? वो तुम्हारे सर्वांग सम कहलाते हैं। ठीक है, जैसे कि 2-2 रुपए के सिक्के, 5-5 रुपए के सिक्के, 10-10 रुपए के नोट, 100-100 रुपए के नोट, या फिर तुम्हारे किसी बिस्किट के पैकेट में आने वाले 2 बिस्किट। ठीक है, या फिर तुम्हारा इसके अलावा कार्ड्स, ताश के पत्तों में जो दिखते हैं ताश हैं, ठीक है, वो दिखने में एक जैसे होते हैं, उनकी माप भी एक जैसी होती है। ठीक है, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि तुम्हारी दिखने में एक जैसी होंगी और उनकी माप भी एक ही जैसी होगी। तुम्हारी कॉपी का कोई एक पन्ना, ठीक है, किन्हीं दो पन्नों को निकालो, वो दिखने में भी एक जैसे होते हैं, उनकी माप भी एक जैसी होती है। ठीक है, तो बच्चों ये हमारा क्या होता है? सर्वांग सम आकृतियां। तो सर्वांग सम आकृतियों की परिभाषा बिल्कुल सिंपल सी है कि अगर कोई दो चीज़ें दिखने में बिल्कुल एक जैसी हैं और उनकी माप भी एक जैसी है, यानी कि कोई दो चीज़ें जिनका आकार और माप बिल्कुल समान है, वो हमारी सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। क्या कहलाती हैं बच्चों? सर्वांग सम आकृतियां कहलाती हैं। अब इसके बाद जब हमने सर्वांग सम आकृतियों के बारे में पढ़ लिया, तो जरा सर्वांग सम रेखाएं भी देख लेते हैं, ताकि जब सर्वांग सम त्रिभुज हम पढ़ें तो मजा आ जाए। तो सर्वांग सम रेखा क्या होती है? देखो बच्चों, कोई भी रेखा जो किसी दूसरी रेखा के बिल्कुल बराबर हो। आप देखो, जो पहली वाली रेखा थी, ये जो हमारी पहली वाली रेखा थी, ये पहली वाली रेखा को जब मैं दूसरी वाली रेखा के ऊपर रखता हूँ, तो ये इसे पूरी तरीके से ढक लेती है, ये इसे पूरी तरीके से ढक लेती है, यानी कि ये दोनों रेखाएं बिल्कुल आपस में बराबर हैं। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? ये दोनों आपस में बिल्कुल सर्वांग सम होंगी, क्योंकि ये रेखाएं दिखने में भी एक जैसी हैं और ये रेखाएं लंबाई में भी एक बराबर हैं, यानी कि इनका माप भी बराबर है, तो ये रेखाएं हमारी सर्वांग सम रेखाएं कहलाती हैं। अब सर्वांग सम रेखाओं के बाद अब देखो, जैसे कि ये दोनों रेखाएं हैं, ये दोनों रेखाएं क्या ये दोनों रेखाएं एक दूसरे को पूरी तरीके से ढकेंगी? तुम खुद देखो, नहीं। हमें साफ साफ पता लग रहा है इसमें से एक रेखा बड़ी और एक रेखा छोटी है, तो ये रेखाएं दिखने में तो एक जैसी हैं, लेकिन इनकी माप बराबर नहीं है। तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि भैया ये दोनों आपस में सर्वांग सम नहीं होंगी। तो कोई भी दो वस्तुएं तब आपस में सर्वांग सम कहलाती हैं जब क्या हो? जब बच्चों आपका उन दोनों वस्तुओं का आकार और माप दोनों ही क्या हो? बिल्कुल बराबर हो, यानी कि एक जैसे हो, तभी वो दोनों आपस में सर्वांग सम कहलाएंगी। ठीक है, इतना पॉइंट समझ में आ गया सबको? चलो, तो अब हम त्रिभुज के बारे में भी जानते हैं, सर्वांग समता के बारे में भी जानते हैं। ठीक है, सेम यही चीज तुम्हारा कोणों के लिए भी जाती है कि दो सर्वांग सम कोण वो होते हैं जिनकी माप बिल्कुल बराबर हो और जो दिखने में एक जैसे हो। ठीक, तो अब सीधा हम चलते हैं सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में। ठीक है, किसके बारे में? सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में। लेकिन सर्वांगसम त्रिभुजों के बारे में चलने से पहले हमें समझना होगा कि दो सर्वांगसम त्रिभुजों के संगत भाग क्या होते हैं, क्योंकि आपके सर्वांगसम त्रिभुज वो होते हैं जिनके सभी संगत भाग क्या हो? बराबर हो। दो सर्वांगसम त्रिभुज वो त्रिभुज होते हैं जिनके सभी संगत भाग बराबर हो। अब संगत भाग क्या होते हैं ये समझते हैं जरा। तो देखो,
मान लो तुम्हारे पास दो त्रिभुज हैं, जैसे कि एक त्रिभुज हो गया ये ए बी सी, ठीक है, और ये त्रिभुज हो गया एक्स वाई जेड। तो जब आप त्रिभुज ए बी सी के ऊपर त्रिभुज एक्स वाई जेड को रखते हो, जब आप त्रिभुज ए बी सी के ऊपर त्रिभुज एक्स वाई जेड को रखते हो, ठीक है, तो त्रिभुज ए बी सी के, यहां पर त्रिभुज ए बी सी था और आपने इसके ऊपर त्रिभुज एक्स वाई जेड को रख दिया। तो बेटा देखो, त्रिभुज ए बी सी के जिस भाग के ऊपर त्रिभुज एक्स वाई जेड का जो भाग आया है वो उसका संगत हो जाएगा। जैसे तुम देख सकते हो यहाँ पर ए बी भुजा के ऊपर एक्स वाई भुजा आई है, तो ए बी और एक्स वाई जो है वो आपस में संगत हो गए। सेम ऐसे ही बी सी भुजा पर यहाँ पर वाई जेड भुजा आई है, तो बी सी और वाई जेड संगत हो गए। तुम देख सकते हो यहाँ पर हमारा क्या है, ए सी और जेड एक्स भुजा पर, और जेड एक्स भुजा पर यहाँ पर हमारा क्या है, दोनों भुजाएं एक दूसरे के ऊपर आई हैं, तो ए सी और जेड एक्स संगत हो गए। ऐसे ही तुम देखो तुम्हारा कोण ए के ऊपर कोण एक्स आया है, तो यानी कि कोण ए और कोण एक्स हमारे संगत हो गए, ठीक है। कोण बी के ऊपर तुम्हारा कोण वाई आया है, तो कोण बी और कोण वाई संगत हो गए। और सेम इसी तरीके से कोण सी के ऊपर तुम्हारा कोण जेड आया है, तो कोण सी और कोण जेड संगत हो गए। तो बेटा ये क्या है, ये है तुम्हारे सर्वांग किन्हीं भी दो त्रिभुजों के संगत भाग। तो अगर आपके, सिंपल सी चीज है, अगर त्रिभुज एक्स वाई जेड और त्रिभुज ए बी सी इन दोनों के सभी संगत भाग बराबर हैं, ठीक है, इन दोनों के सभी संगत भाग बराबर हैं, आपका ए बी सी और एक्स वाई जेड, ए बी सी एक्स वाई जेड, तो बेटा अगर तुम्हारा ए बी बराबर है एक्स वाई के, तुम्हारा बी सी बराबर है वाई जेड के, और तुम्हारा सी ए बराबर है जेड एक्स के, ठीक है। साथ में तुम्हारा कोण ए बराबर है कोण एक्स के, कोण बी बराबर है कोण वाई के, और कोण सी बराबर है कोण जेड के। यानी कि तुम्हारे संगत त्रिभुजों के सभी भाग बराबर हैं, तुम्हारे संगत त्रिभुजों के सभी भाग बराबर हैं। तो तुम कह सकते हो कि ये तुम्हारे दोनों त्रिभुज, त्रिभुज ए बी सी जो है वो त्रिभुज एक्स वाई जेड के सर्वांग सम होंगे, ठीक है। अब ये जो बीच में मैंने यहाँ पर चिन्ह लगाया है, बराबर के ऊपर लहर का निशान, ये बराबर के ऊपर लहर का निशान ही तुम्हारा सर्वांग समता का चिन्ह है। किसका चिन्ह है बच्चों, सर्वांग समता का चिन्ह है। और इसी के साथ हमारा त्रिभुज की सर्वांग समता भी यहीं पर कंप्लीट हो जाती है, जहां पर हमें यह समझना था कि त्रिभुज की सर्वांग समता होती क्या है। तो बेटा हमारे दो त्रिभुज तब सर्वांग सम कहलाते हैं अगर उन दोनों त्रिभुजों की सभी संगत भाग एक दूसरे के बराबर हों, यानी कि सभी संगत भुजाएं दूसरे त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं के बराबर हों, और सभी संगत कोण दूसरे त्रिभुज के सभी संगत कोणों के बराबर हों। अगर ऐसा हो जाता है तो तुम्हारे दोनों त्रिभुज आपस में क्या कहलाते हैं, सर्वांगसम कहलाते हैं। पॉइंट क्लियर, ठीक है। चलो अब इस पर बेस्ड एक एग्जांपल देख लेते हैं। यहां पर हमें बताना है कि जो हमारा त्रिभुज एबीसी है इसके सर्वांगसम कौन कौन सी भुजाएं, या सॉरी इसके सर्वांगसम कौन कौन से त्रिभुज हैं। तो अगर हमारे जिस भी त्रिभुज की भुजाएं हमारा त्रिभुज एबीसी की भुजाओं के बराबर होंगी वो हमारे सर्वांगसम हो जाएंगे। जैसे कि तुम्हारा देखो एबीसी की भुजा है 4.5, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर, तो ऐसे त्रिभुज ढूंढो जिनकी भुजा 4.5, 4 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर है। तो देखो 4.5, 4 सेंटीमीटर, तो देखो भाई सबसे पहले इन दोनों त्रिभुजों में आ जाते हैं। 4.5 बराबर हो गई 4.5 के, 5 सेंटीमीटर बराबर हो गई 5 सेंटीमीटर के, और 4 सेंटीमीटर बराबर हो गई 4 सेंटीमीटर के। यानी कि ये दोनों त्रिभुज की सभी संगत भुजाएं बराबर हैं, इसका मतलब ये दोनों आपस में सर्वांगसम है, ठीक है। ये दोनों आपस में सर्वांगसम है। सेम यहाँ पर देखो 4.5, 4.5 के बराबर, 5 सेंटीमीटर 5 सेंटीमीटर के बराबर, और 4 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर के बराबर। यानी कि ये दोनों त्रिभुज भी हमारे क्या होंगे, सर ये वाला त्रिभुज भी हमारा सर्वांगसम होगा त्रिभुज एबीसी के। क्यों, क्योंकि इसकी भी संगत भुजाएं बराबर हैं, ठीक है। अब यहाँ पर देखो फिर से 4.5, 5 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर, तो यानी कि त्रिभुज एक के सर्वांगसम 2 भी होगा और 3 भी होगा, और
4 भी होगा। लेकिन अब देखो पांचवें त्रिभुज में, तो यहाँ पर 5 तो बराबर है, लेकिन ना तो यहाँ पर 4.5 बराबर आ रहा है, ना 4 सेंटीमीटर बराबर आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि ये दोनों भुजाएं हमारी इस त्रिभुज की संगत भुजाओं के बराबर नहीं है। अर्थात ये वाला त्रिभुज जो है एस यू टी या टी यू एस या यू टी एस, ये हमारा सर्वांग सम नहीं है त्रिभुज एबीसी के। बाकी के जो हमारे सारे त्रिभुज हैं वो त्रिभुज एबीसी के सर्वांग सम है। ठीक है बच्चों, तो भाई देखो आज की क्लास में मैंने तुम्हें त्रिभुज और उसके प्रकार, त्रिभुजों की सर्वांग समता और उस पर बेसिक सा एक हमारा जो एग्जाम्पल है वो करा दिया है। ठीक है, तो आई होप तुम्हें अच्छे से क्लियर हो गया होगा त्रिभुज क्या होता है, त्रिभुज की सर्वांग समता क्या होती है। ठीक है, अब इस क्लास को तो हम लोग यहीं पर खत्म करेंगे। बाकी जो हमारी अगली क्लास होगी वहां पर हम और अच्छे से बात करेंगे किस चीज के बारे में, त्रिभुज की सर्वांग समता के लिए कसौटियां और उस पर आधारित प्रश्नों के लिए। तो भैया अगर तुम्हें आज की क्लास में मजा आया है, क्लास अच्छे से समझ में आई है, तो प्लीज अपनी इस क्लास को अपने सारे दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, बाकी वीडियो को लाइक करना मत भूलना। मैं तुमसे मिलता हूँ सीधा अगली क्लास में, तब तक के लिए टेक केयर, टाटा और बाय बाय बच्चों।